नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ। 27 साल आर्म फोर्सेस में नौकरी की है। उसके बाद अ, करीब 20 साल से मैं एक प्रोफेसर हूँ एक मेडिकल कॉलेज में, पूना में। मैं किताब भी लिखी है ये महामारी के ऊपर, कोविड-19 महामारी, जो कि हिंदी में अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज पब्लिशर से। और इसका तमिल में भी है और अंग्रेजी में भी है। अंग्रेजी में इसका नाम है कोविड-19 महामारी, कोविड-19 पैंडेमिक, अ थर्ड आई, तीसरी आंख। तो जब मैं ये किताब, करीब 2-3 साल हो गए ये किताब लिखे, 2 साल हो गए। ये किताब लिखने के बाद मैंने सोचा कि ये तो महामारी जैसे पहले की महामारी है, जैसा इतना भारी नहीं है। ये महामारी काफ़ी हल्का महामारी लगा हमको। और हमने फिर एक हमने कल के, पहले के महामारी क्या है, आज के दूसरे ऐसे बीमारियां क्या है हमारे, पर्टिकुलरली हमारे भारतवर्ष में, जो कि कोविड से हमको काफ़ी ज़्यादा लगा। अभी जो कि जिसके बारे में जिक्र नहीं किया जाता है ना, उसको पॉलिसी मेकर उसको नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। कई ऐसे आंकड़े हम बताएंगे। और फिर आगे की क्या महामारियां हैं जिसकी तैयारियां हो रही है। तो पैंडेमिक, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कल, आज और कल महामारी। कल के क्या महामारी बीती हुई, कल के क्या महामारियां थी। अभी कुछ महामारियां, अभी हालांकि कोविड-19 महामारी खत्म हो गया, पर ऐसे कई महामारियां हैं जो हमारे देश में है, गरीब देशों में है, जिसके ऊपर कोई नज़र नहीं दे रहा है। और आगे की महामारी की क्या तैयारियां हो रही है और वो कितना, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जहाँ तक हमारे इतिहास है, इन हमारे इतिहास में हमेशा महामारियाँ बहुत पहले हुई है, लोगों ने सामना किया है। पर्टिकुलरली जो कि संक्रामिक बीमारियां है जो एक से दूसरे को फैलता है, वो महामारियां काफ़ी हद तक हमने झेले हैं। और काफ़ी नुकसान भी हुए हैं। और काफ़ी इसमें हमको, इंसान को काफ़ी नुकसान हुआ है। और मेडिकल साइंस डेवलप होने के पहले तो ये महामारियां बहुत घातक होते थे और काफ़ी एंटीबायोटिक नहीं थे उस टाइम, और मॉडर्न मेडिसिन नहीं हुआ था। तो उस टाइम की महामारियां सही में महामारियां होती थी। अभी जो हम वो अभी हमेशा भय लगा रहता है कि अगला महामारी आएगा। अभी इतना मॉडर्न मेडिसिन एडवांस हो गया है कि ऐसे महामारी अभी आ ही नहीं सकता है। तो वो मैं ये बताना चाहूँगा। अगर हम पुराने इतिहास में, तो बहुत हुए महामारी हमारे इतिहास में लिखे हुए हैं, हर देश के इतिहास में लिखे हैं महामारी के बारे में। फॉसिल का जो स्टडी है पुराने, उनमें से भी महामारी के पॉक्स मार्क्स मिले हैं इटालियन ममीज में, इजिप्शियन ममीज में। और प्लेग जैसी बीमारियां होती थी, प्लेग, टाइफस, स्मॉल पॉक्स में काफ़ी बीमारियां, लोग मरते थे, 30% उसका ये था। कॉलेरा की बीमारी में बहुत लोग मरते थे। कॉलेरा, दस्त लग जाता था, उल्टी आता था। वो ओरल रिहाइड्रेशन उसका आविष्कार नहीं हुआ था, सिंपल मेजर नहीं आविष्कार हुआ था। कॉलेरा से कई डेथ्स होते थे। येलो फीवर हमारे देश में नहीं होता है, येलो फीवर से डेथ होते थे। इन्फ्लुएंजा के डेथ्स होते थे 1918 में, जो कि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंजा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कि कोविड के दौरान डराया जाता था कि कोविड भी ऐसा चलेगा, पर वो 1918 में हुआ था, 100 साल के पहले हुआ था। उस टाइम सेकेंडरी इन्फेक्शन, निमोनिया से लोग मर गए थे क्योंकि एंटीबायोटिक नहीं था। तो आज के तारीख में वैसे हालत नहीं है। मलेरिया से काफ़ी लोग मरते थे। डिप्थीरिया, पोलियो की बीमारी और दूसरे संक्रामक रोगों से कई महामारियां होती थी। और ये महामारियां एक देश से दूसरे देश में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तब हम उसको पैंडेमिक कहते हैं। और जिसमें यंग लोग मरते थे उसको महामारी कहते थे। अभी जैसा है कि अभी कोविड में तो यंग और हेल्दी को तो कोई असर नहीं हुआ, तो इसको महामारी किस हालत तक कह सकते हैं हम, इसके ऊपर भी विवाद होना चाहिए।
और हमेशा सदियों से ऐसे पैंडेमिक्स आते रहे हैं। ह्यूमन प्रोग्रेस रोक दिया है हमारा, और काफी मिजरी और लॉस और काफी लोगों को क्षति पहुंचाए है। और यूरोप में भी महामारियां होती थी उस टाइम। और यूरोप में 14th और 17th सेंचुरी के बीच में, 14th एंड 17th सेंचुरी के बीच में प्लेग काफी होते थे। प्लेग की बीमारियां, उस टाइम एंटीबायोटिक था नहीं। स्मॉल पॉक्स भी होते थे यूरोप में। और बड़े बड़े सिविलाइजेशन खत्म कर दिया है इसने, स्मॉल पॉक्स ने। लैटिन अमेरिका के दो सिविलाइजेशन है, एज़टेक और इंका सिविलाइजेशन खत्म कर दिया, इतना स्मॉल पॉक्स का असर हो गया 16वीं सदी में। मिलिट्री हिस्ट्री में भी, फौज में भी महामारियां से लड़ाइयाँ हारे हैं। कई कई फौज हार जाते थे लड़ाई। दुश्मन से मिलने के पहले ही महामारी में संक्रमित लोगों से फौज खत्म हो जाता था कई। और इससे कई कितने भी प्लान बनाए राजाओं ने, मिलिट्री लीडर्स ने, उनके एडवाइजर्स ने, महामारी आने के बाद सब चौपट हो जाता था। तो महामारी होता था। पर अभी क्या है कि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, और पर्टिकुलरली जो अपने कंट्रीज है, वेस्ट के कंट्रीज है, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, उन्होंने जल्दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया वहाँ पे। और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो गया, तो उन्हें महामारी आने कम हो गए। और हमारे कई ऐसे देश है, ऐसी अफ्रीका, एशिया में, वो पिछड़े रह गए और क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना अच्छे से तरक्की नहीं हुआ। तो अभी क्या हो गया कि वेस्टर्न दो भाग में दुनिया बट गया है, महामारी बराबरी नहीं है। हमारे देशों में जो महामारियां होती है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। वेस्टर्न जो एक्सपर्ट्स है, जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस है, वो तब तक इंटरेस्ट लिया था जब उनके देशों में महामारियां होती थी। जब उनके देश में खत्म हो गया तो उनके जो एक्सपर्ट्स है, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, उनके पास तजुर्बा चला गया महामारी को झेलने का या उनको समझने का। तो वो जल्दी से पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि महामारियां कई सालों से उन्होंने नहीं देखा है। जैसे अभी हल्का सा कोई बीमारियां हो तो वो पैनिक बटन दबा देते हैं और फिर पूरा दुनिया पैनिक में चला जाता है। क्योंकि अभी भी हमको मेंटली उन्हीं से हम डायरेक्शन लेते हैं। हमारे जो इंडिया के साइंटिस्ट है या डॉक्टर्स है, या वो डोमिनेट कर रहा है, मेडिकल लीडरशिप डोमिनेट कर रहा है, मेडिकल थिंकिंग डोमिनेट कर रहा है। तो वो कहते हैं महामारी है, तब हम कहते हैं महामारी है। कई हमारे देश में, अभी हम आंकड़े बताएंगे, कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि ये महामारी है, जो उन लोग कहते हैं उससे कई ज्यादा लोग मर रहे हैं उससे। तो अभी ये, अभी और आगे का क्या है, अभी आगे का जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो सिमुलेशन कर रहा है। सिमुलेशन माने मॉडल्स बना रहे हैं कंप्यूटर में और कह रहे हैं कि आगे क्या महामारी आएगा। मतलब फील्ड वर्क खत्म हो गया, क्योंकि तजुर्बा तो है नहीं। तो हम उनको लैपटॉप या माउस क्लिक हम महामारी विशेषज्ञ कहते हैं। कि हमारे देश में लोग फील्ड में काम करके जो सीखा है, वहाँ पे उनको इतना मौका नहीं मिल रहा है, ऐसे बीमारियाँ कम हो गई है। तो वो क्या हो गया, अभी अपने मॉडल्स बनाते हैं लैपटॉप में और पूरा दुनिया को डरा देते हैं कि ये महामारी आने वाला, वो महामारी आने वाला है। सो और जो कि सही में हमारे देशों में जो महामारियां हो रही है, जो जिससे लोग मर रहे हैं, उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वेस्ट ध्यान नहीं दे रहा है। और वेस्ट की आंखों से हम अपने देश को देखते हैं। तो वेस्टर्न कंट्री जो यूरोप, अमेरिकन एक्सपर्ट्स हमारे एक्चुअल देश में क्या बीमारियां हो रहा है उसको उनको कोई मतलब नहीं है। उनके यहाँ से जो महामारियां आती है या उनको लगता है कि अभी ये बहुत बड़ा संकट होने वाला है, तो हम उसमें चले जाते हैं पैनिक में। आपने देखा होगा कोविड के दौरान भी कैसे पैनिक में चले गए, स्कूल बंद कर दिया, लॉकडाउन हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया, वैक्सीन मैंडेट, मास्क मैंडेट, ऐसे सदियों से महामारी, बड़ी बड़ी महामारी हुई, ऐसे आज तक इतिहास में नहीं है कि दुनिया बंद कर दिया है। तो ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। ऐसे अगर हम डरते रहेंगे उनके डर से,
तो नुकसान ज़्यादा होगा, और अच्छे से हमने अध्ययन भी नहीं किया है इसका। तो अभी हम कारण कुछ एनालाइज किए हैं कि वेस्टर्न विशेषज्ञ या साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्यों उनका दिलचस्पी चला गया, जिसको कि आज ऐसे महामारियों से जो कि हमारे देश में अभी भी हो रहा है, जिसको कि आजकल नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कहते हैं। ट्रॉपिकल कंट्री हमारे जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज है, जो एशिया अफ्रीका में कंट्रीज है, वेदर वाइज उसको, फॉरेस्ट वाइज, रेनफॉल, उसको ट्रॉपिकल कंट्रीज कहते हैं। वहाँ बीमारियाँ, वेक्टर ज़्यादा है, मच्छर है, इंसेक्ट्स है, टाइप फैलते हैं बीमारियाँ। तो वो ट्रॉपिकल डिजीज में इंटरेस्ट उनको पहले था, अभी क्यों नहीं है। ये जो है मेडिकल रिसर्च और मेडिकल डेवलपमेंट का जो प्रायोरिटी सेट किया जाता है, जो कि ये कौन सा ज़्यादा ज़रूरी रिसर्च है, कौन से इसमें ज़्यादा पैसा लगाना है, कौन से इसमें ज़्यादा शोध करना है, ये पावर प्ले है। इतिहास ये बताता है कि जिसके पास पावर है वही बताता है कि ये बीमारी ज़्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट है, ये बीमारी है, असलियत और कुछ होगा। तो ये कैसे सिद्ध हुआ है कि जब ये जो बीमारियां हमने पहले कहे हैं, ये ट्रॉपिकल डिजीज पहले पूरे वर्ल्ड में था। तब यूरोप और अमेरिका 17वीं सदी से लेके 19वीं सदी से, 17th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी तक ये बीमारियां होता था। मलेरिया तक होता था वहाँ वेस्ट में, 20वीं सदी तक मलेरिया हुआ, प्लेग, टाइफाइड, कॉलेरा, टीबी, टाइफस, स्मॉलपॉक्स सब होते थे उनके देश में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये कम हुआ, एंटीबायोटिक्स हुआ, मेडिकल साइंस एडवांस हुआ। तो ये बीमारियां जब होती थी, वहाँ पे भी होती थी, तब उन लोग इसमें दिलचस्पी लेते थे, इन बीमारियों में तब ये दिलचस्पी लेते थे। और एक और कारण था, जब ब्रिटिश एम्पायर था, कॉलोनीज थे, अंग्रेजों ने राज पूरा अपना राज फैला दिया पूरे दुनिया में। ब्रिटिश राज जिसको कहते हैं, ब्रिटिश एम्पायर जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस ट्रॉपिकल मेडिसिन में हुआ। ये बीमारियां जो होती है, जो हमारे मेजर डिजीजेज है, तो वेस्टर्न डॉक्टर, पर्टिकुलरली जो अंग्रेजी डॉक्टर थे, अंग्रेज ब्रिटेन के डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत दिलचस्पी लिया इन बीमारियों में। क्यों किया? क्योंकि उनका स्वार्थ था, दो स्वार्थ था। एक था कि उनके देश में भी ये बीमारियां था, तो यहाँ पे हमारे देश में भी शोध करने में उनके देश को भी फायदा था। और दूसरा था कि उन्होंने कब्जा किया हुआ था हमारे देश में, उनका मिलिट्री था, उनके सिविल सर्वेंट्स थे, उनके फैमिलीज थे, उनको बीमारी ना हो। क्योंकि हमारे देश में फॉरेन कंट्री में है और बीमारियां चारों तरफ है, तो वो बीमारी को काफ़ी शोध किया है उन्होंने, काफ़ी एडवांस किया है। और दो कारण थे, एक तो अपने ऑक्युपाइड फोर्सेस जो थे उनके लिए था प्रोटेक्शन, और दूसरा उनके देश में भी था। तो ये सबसे ज़्यादा तरक्की तब हुआ जब ब्रिटिश राज था हमारा। ब्रिटिश राज ऊपर नीचे हुआ, हमारा ट्रॉपिकल मेडिसिन ऊपर नीचे हुआ। तो राइज एंड फॉल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन भी ब्रिटिश राज के साथ साथ चला। तो ब्रिटिश राज जब अपने सबसे मुकाम में था, जब ड्यूरिंग द फॉरेन कंट्री में वो थे, तो ट्रॉपिकल मेडिसिन में भी उन्होंने अध्ययन किया। उस टाइम पब्लिक हेल्थ, हाइजीन, महामारी का विशेषज्ञ, ये सब, ट्रैवल मेडिसिन, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ये सब में उन्होंने काफ़ी शोध किया। और एपिडेमोलॉजी में भी उन्होंने शोध किया। सो द ग्लोरियस इरा ऑफ पैरासाइटोलॉजी फिर हुआ, जो कि पैरासाइट्स का जो स्टडी है, मलेरिया पैरासाइट, और भी जो हमारे पैरासाइट डिजीज होते हैं, हमारे हुकवॉर्म डिजीज, पेट में कीड़े होते हैं, कई टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, फाइलेरिया पैरासाइट होते हैं, फाइलेरिया से हम पीड़ित है, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। और इनके जो शोधकर्ता थे, जो सबसे आगे थे, मैनसन का नाम है, मैनसन का ट्रॉपिकल डिजीज भी है, स्टैंडर्ड किताब है। रैनल रॉस का नाम सुना होगा, जिन्होंने मलेरिया का आविष्कार किया था कि मलेरिया कैसे फैलता है। ये सब इंडिया में काम किया था रॉस ने। रैनल रॉस इंडियन आर्मी में कर्नल था। तो उन्होंने फिर ये उनके काम से ट्रॉपिकल मेडिसिन एक मजबूत इसमें फाउंडेशन में खड़ा हो गया। ट्रॉपिकल मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंस था उस टाइम।
19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिश एम्पायर अपने चोटी पे था, ब्रिटिश राज, जोसेफ चैम्बरलेन उनका जो सेक्रेटरी था, जो कि कॉलोनीज का कंट्रोल करता था, उसने कहा था कि हमको सबसे ज़्यादा ये बीमारियों में शोध करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सेवक है राज के, वो उनका हेल्थ को हमको बचाना है। हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो व्यापार है, एग्रीकल्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब बीमारियों से कमज़ोर हो रहा है। तो उन्होंने जो हमारे देश में जो बीमारियां थे, इंडिया को ही ले लीजिए, उसमें उन्होंने काफ़ी कंट्रोल के लिए अपना पैसा लगाया या अपने रिसोर्सेज लगाए और अटेंशन दिया। उन्होंने कहा इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म, राज करने का, इम्पीरियलिज्म पावर, खुद ये वर्ड यूज किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि उनको समझ में आया कि रिसर्च अगर इसमें करेंगे तो हमारा ब्रिटिश एम्पायर और अच्छा फैलेगा और मजबूत हो जाएगा। और कॉलोनियल साइंस तक कहा उन्होंने, कहा कि ये इन बीमारियों पे, ट्रॉपिकल डिजीज के, इसको हम कॉलोनियल साइंस भी कह सकते हैं। रॉनेल रॉस का जो काम था मलेरिया का, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, उससे और पक्का हो गया ये, इसका बुनियाद और पक्का हो गया। पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य और ट्रॉपिकल मेडिसिन, इस पे काफ़ी और मजबूत हो गया। सो इसके क्या है कि ये सब, फिर ये सब देखते हुए उन्होंने एक लंदन स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन भी खोल दिया लंदन में। और उसमें जो उन्होंने भाषण में कहा कि स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन हमने, ये स्ट्राइक करता है, किसमें स्ट्राइक करता है? बीमारियों को स्ट्राइक करता है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे कॉलोनी में बाधक है बीमारी, उसको सबको अच्छा स्ट्राइक करता है। हमने एक स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन बनाया है जो इन बीमारियों को कंट्रोल करेगा। और गवर्नमेंट अच्छा होगा इसमें, गवर्नमेंट हमारा और तगड़ा होगा। गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको एंड कमर्शियल ट्रेड भी बढ़ेगा, उनका व्यापार भी बढ़ेगा। और हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनको भी हम जीत लेंगे, ये बीमारी का हम अगर दूर करेंगे तो। और उन्होंने भाषण में ये भी कहा कि जो इंसान अच्छे से इन बीमारियों पे शोध करेगा, मलेरिया का ट्रीटमेंट ढूंढेगा, और फीवर को जो होते हैं इतने लोगों को, वो अगर दूर करेगा, और ट्रॉपिक में रहने का, हमारे गोरे लोगों को, वाइट मैन को लिए कहा है, वाइट मैन के लिए अगर वो रहने लायक बनाएगा ऐसे ये सब ट्रॉपिक्स जो इंडिया है या दूसरे टाइप के कंट्री है, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे क्वीन के लिए उसका योगदान रहेगा ब्रिटिश एम्पायर को। और कोई नया कब्जे से भी ज़्यादा ये कब्जा अगर करेगा, बीमारियों पे कब्जा करेगा, तो उसका जो योगदान रहेगा रानी की तरफ, रानी तब वो क्वीन रूल करती थी ब्रिटेन, वो उसका योगदान उससे भी ज़्यादा रहेगा। नया लैंड कैप्चर, नया कंट्री कैप्चर करने से भी अगर वो बीमारियों को कैप्चर करता है तो वो ज़्यादा रहेगा। अभी ये तो काफ़ी, इसका पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य, ट्रॉपिकल मेडिसिन का काफ़ी आगे बढ़ा कॉलोनी के साथ, मैंने कहा ब्रिटिश राज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा ये चेंज हो गया, पूरा खेल चेंज हो गया। फॉल कॉलोनीज चले गए, अंग्रेज चले गए, वेस्ट भी वहाँ पे मैंने कहा डेवलपमेंट में हो गया, अच्छा सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, उन्होंने वेस्ट ड्रॉप दी बैगेज, उन्होंने ट्रॉपिकल डिजीज में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। और हमारे क्या डॉक्टर विशेषज्ञ उनकी तरफ देखते हैं, पश्चिम की तरफ देखते हैं, वो जो बोलते हैं उसको, किताबें भी वहीं की पढ़ते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं। उन्होंने बंद कर दिया तो हमारे डॉक्टर भी उसमें शोध करना कम कर दिया। और वो तो अच्छे हो गए, पर हमारे जो ट्रॉपिकल मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, हमारा जो डिसिप्लिन है वो धीरे धीरे नीचे गिरता गया, उसका स्तर नीचे गिरता गया। और कोई भी जो डॉक्टर जो इंटेलिजेंट था वो इसमें नहीं जाता था कि इसमें ज़्यादा फ्यूचर कैरियर नहीं, स्कोप नहीं। और इसको ट्रैवल मेडिसिन का एक ये दे दिया गया कि उन लोग जब यहाँ ट्रैवल करते थे तो थोड़ा बहुत वो प्रिकॉशन लेते थे। और हमारे जो लोग, जो हमारे देश में जो बीमारियाँ हो रहा है उसको हमारे ही डॉक्टर
साइंटिस्ट या रिसर्च या शोध बंद हो गया। पर हमारा ये कहना है कि जो पास्ट था, जो बीता हुआ कल वेस्ट के लिए था, वो वाला कल हमारा अभी है, प्रेजेंट में है। आज के तारीख में हम वही बीमारियों से लड़ रहे हैं जो कि 100 साल पहले अंग्रेज या यूरोप या वेस्टर्न कंट्री लड़ते थे। तो हम ये कहना है कि हमको उनका उसमें उन्हीं से डायरेक्शन नहीं लेना चाहिए। हमको अपने बीमारियां के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिसके आंकड़े हम बता रहे हैं। और हमको अगर हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे लिए, क्योंकि अभी तक हम उस स्टैंडर्ड में नहीं पहुंचे हैं जो उन लोग पहुंचे हैं। हमारे देश में बहुत बीमारियां हैं जिसको क्या, जिससे कि ज़्यादा हर दिन ज़्यादा लोग मर रहे हैं। हाउएवर डेवलपिंग कंट्रीज, हमारे जैसे देश है, हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो डिजीज पहले उन लोग महामारियां हो चुकी है बड़ी बड़ी, हमारे देश में रोज महामारियां हो रहा है जिसको कोई ना मीडिया पकड़ रहा है ना हमारे हेल्थ पॉलिसी मेकर पकड़ रहे हैं। तो हमको भी अंग्रेज ने जो कहा था कि हमारा गवर्नेंस, ट्रेड, कॉमर्स, एडवांसमेंट के लिए हमको भी बीमारियां कंट्रोल करना है, जो लोकल डिजीजेज है उसको कंट्रोल करना है। वो लोकल डिजीज को हम नज़रअंदाज करके, हमारे देश के बीमारी को नज़रअंदाज करके, जो कि हम आगे का कोई आएगा पैंडेमिक, उसके लिए बैठे हुए हैं, पैंडेमिक एक्स आएगा या वाई आएगा। तो उसके अलावा और भी कुछ ऐसे कारण है, ग्लोबलाइजेशन और मार्केट फोर्सेस, फार्मा इंडस्ट्री, वो क्या करते हैं, ब्राइट रिसर्चर्स, जो हमारे इंटेलिजेंट रिसर्चर्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे अमीरों की जो बीमारियां है उस पे ज़्यादा शोध करो, उसमें पैसा है, गरीबों का बीमारियों को नज़रअंदाज करो। तो अभी हमारे देश में रिसर्च फंडिंग भी प्राइवेट एजेंसी से होता है, इंटरनेशनल से ग्रांट से होता है, वो अपना एजेंडा से रिसर्च करते हैं। तो उसमें वो क्या है, अभी ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स और वैक्सीन में ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। पर खाली क्लिनिकल ट्रायल या दवाई या वैक्सीन से टेम्परेरी सोल्यूशन होगा, परमानेंट सोल्यूशन होगा हमारा जो पूरा, जो उसका अध्ययन करके बीमारी कैसे फैल रहा है, कैसे उसका हम रोक सकते हैं, साफ पानी से, साफ सैनिटेशन से, बेटर न्यूट्रिशन से, उसको नज़रअंदाज करके हम, बीमारी एक बार हो जाता है तब हमको दवाई चाहिए, बीमारियां कुछ केसेस हो जाएंगे तब हमको वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीन टेम्परेरी रिलीफ है, ये मैं नहीं कह रहा कि वैक्सीन नहीं है, पर वो उस पर ज़्यादा रिसर्च हो रहा है और हमारा जो मूल कारण है उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन जो था एक बड़ा, जैसे अभी गेट्स फाउंडेशन है, पहले रॉकफेलर फाउंडेशन पब्लिक हेल्थ स्कूल्स को स्पॉन्सर करता था। अभी रॉकफेलर फाउंडेशन ने भी पब्लिक हेल्थ को कम स्पॉन्सर करता है और क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग करता है, जो कि क्लिनिशियंस को, जो लोग पब्लिक हेल्थ वाले नहीं हैं, दूसरे जो डॉक्टर हैं जिनके थ्रू फार्मा इंडस्ट्री को बराम मिलता है, उनको थोड़ा बहुत एपिडेमियोलॉजी या पब्लिक हेल्थ सिखा के उनसे ट्रायल वगैरह कराने का काम लेता है रॉकफेलर फाउंडेशन, क्लिनिकल ट्रायल, जो कि फार्मा इंडस्ट्री को जिसमें फायदा होता है। और अगर ऐसा फिर शहर आ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं, तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो ट्रॉपिकल मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य को जो साइंस है उसको अभी मुश्किल है फिर से उठना, जो कि ब्रिटिश राज में था। और इससे हमको नुकसान क्या हो रहा है, द प्राइस वी आर पेइंग, साइलेंट पैंडेमिक्स हो रहे हैं, महामारियां हो रही है पर किसी को पता नहीं चल रहा है कि महामारियां हो रही है। हमारे देश में रोज महामारियां चल रहा है पर वो अनाउंस नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वेस्टर्न एक्सपर्ट्स उसको महामारी सोच ही नहीं रहे उसके बारे में। और वो मैं बताते हैं, कुछ मैं आंकड़े दे रहा हूँ। हमारे यहाँ जो स्कोर कार्ड है बहुत ही खराब है, हमारे जो खुद की बीमारियों में जितने लोग मरते हैं और जितने संक्रामक होते हैं, और हमारे यहाँ इतने लोग मर जाते हैं इन बीमारियों से जितना कि शायद कोविड में सेकेंड वेव में भी नहीं मरे हो। और ये रोज होता है, रोज इतने डेथ्स होते हैं। और इसमें क्या, ना मीडिया इसको ज्यादा हल्ला कर रहा है, ना हमारे प्लानर इसको ये दे रहे हैं, और इसके ऊपर आंकड़े भी पूरे नहीं है।
कोई कलेक्ट ही नहीं कर रहा। अभी कोविड के टाइम 24 घंटे का आंकड़े आता था, इतना केस हर कंट्री, 190 देश का कितने हो गए, कितने मर गए। अभी हमारे यहाँ रोज डेंगू हो रहा है, आपको मालूम, चिकनगुनिया हो रहा है, और भी बीमारियां हो रही है, टीबी से लोग मर रहे हैं। कोई आंकड़े हमारे को 24 घंटे में नहीं मिलता है। फिर भी कुछ आंकड़े हम देते हैं, जस्ट बताने के लिए कि कितना हमारा नेग्लेक्ट हो रहा है और हमारे कितने बड़े बड़े समस्या है जिसको हम नजरअंदाज करके। ट्यूबरकुलोसिस की ले ले, अगर टीबी, रोज 1400 लोग हमारे देश में टीबी से मरते हैं, 1400 लोग रोज। कोविड में कितने मरते थे? 1500, 1000 डेली मरते थे। सेकेंड वेव के पीक में कुछ हफ्ते 4000 तक बताते थे, पर वो 4000 भी खींच तान के बताते थे, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है चाहे वो मर दूसरे कोई बीमारी से रहा, तो जैसे भी है। पर हमारे यहाँ कई सालों से आज के तारीख में भी रोज 1400 लोग टीबी से मरते हैं, और टीबी का इलाज है। और टीबी से यंग यंग लोग मरते हैं, कम उम्र वाले मरते हैं। और एक और बहुत ये चीज है जो को मालूम होना चाहिए सबको। अभी कुछ महीने पहले, 3-4 महीने, 5 महीने तक टीबी की दवाइयाँ गवर्नमेंट अस्पतालों में नहीं मिल रहा था। टीबी का दवाइयाँ खत्म हो गया था, सप्लाई नहीं आ रहा था। 4 महीने अगर टीबी का दवाई नहीं ले मरीज तो उसको बीमारी बढ़ जाता है और ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाता है। टीबी का फिर वो दूसरा दवाई काम नहीं करता है, बहुत महंगी दवाई लगती है, और उसका मृत्यु दर बढ़ जाता है टीबी से। तो अगर 4 महीने हमारे देश में टीबी का दवाई, अभी इसी साल की बात है, कोई हल्ला नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट के हेल्थ एडवाइजर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट को बोलना था, हल्ला करना था कि ये इमरजेंसी है। अभी आप देखिए, यहाँ से आप मास्क भेज रहे हैं, पीपी भेज रहे हैं, अफ्रीका में भेज रहे हैं कोविड के दौरान। हमारे यहाँ टीबी का दवाई नहीं है, मरीज आपके सामने है, टीबी से आ रहा है, गरीब मरीज दूर से आ रहा है, उसको दवाई नहीं दे रहे, वो दवाई लेना बंद कर देगा। उसका फिर मौत का संभावना बढ़ जाएगा, दूसरे को वो दूसरा बीमारी फैलाएगा। वो दवाई नहीं है 4 महीने से, कहीं से भी लाओ, ग्लोबल इससे लाओ। आप वैक्सीन पूरे दुनिया में भेज रहे हो, ये टीबी की दवाई हमारे देश में जिससे कि 1400 लोग रोज मर रहे हैं, साइलेंट पैंडेमिक है कि नहीं? और जब यह हो रहा था उस टाइम प्लान बन रहा था कि अगला पैंडेमिक में क्या, एक केस मंकी पॉक्स का कहीं से आ गया, अफ्रीका में मंकी पॉक्स हो रहा है, उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ रोज टीबी से मर रहे हैं अफ्रीका में से जितना मंकी। उधर एक केस आ गया, उधर एक केस आ गया, 3-4 केस आ गए, तो वहाँ पूरा प्लान मिनिस्ट्री मीटिंग हो गया है। और टीबी की दवाइयाँ नहीं है यहाँ, हमारे देश के अंदर जो हो रहा है उसकी दवाइयाँ नहीं है। और नीति आयोग अभी बताता है कि हम एक से पैंडेमिक एक्ट बनाएंगे, जिससे कि हमारे को कोविड से हमको जो शिक्षा मिला है और मजबूत ये होना चाहिए, एक्ट होने चाहिए। अब देखिए कोविड में कितना बंद कर दिया था, बॉर्डर बंद कर दिया, वैक्सीन मैंडेट, अब ऐसे एक्ट होगा तो और हमारा नुकसान होगा। उसमें एक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि महामारी एक्ट लाएंगे, जिससे अब महामारी एक्ट है, यहाँ तो 1400 लोग मर रहे हैं और टीबी की दवाई नहीं है, आप क्या महामारी एक्ट लोगे? हमारे ये महामारी नहीं कहेंगे टीबी से रोज अगर 1400 मर रहे हैं तो उसके लिए दवाई नहीं है, उतना नहीं दे सकते आप। बेड इकट्ठे कर दिए, इतने बेड कर दिए, मंकी पॉक्स आएगा तो ये होगा, हर 1, 2, 3, 4 केस आते हैं, कोई मरता भी नहीं है। अफ्रीका के बाहर एक भी केस मंकी पॉक्स डेथ नहीं हुआ, एक आध हुआ, वो कॉन्सिडेंट, पर ऐसा नहीं हुआ कि 1400 मर रहे रोज। एक एक ये महामारी है। दूसरा है कि हमारे यहाँ रोज 4000 बच्चे मरते हैं, 4000 बच्चे। अभी कोविड के पीक में भी 4000 लोग मरते थे कुछ में हफ्ते के लिए, यहाँ रोज 4000 लोग मरते हैं, बच्चे मर रहे हैं, 4000 बच्चे। इसके लिए ये महामारी नहीं है क्या? इसको क्यों पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर करते हैं? डायरिया से मरते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मरते हैं, मेल न्यूट्रिशन से मरते हैं, खाने की कमी के लिए मरते हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं? ये तो दो के जिसके अच्छे आंकड़े, बाकी कई बीमारियां जिसके आंकड़े नहीं है। इसके अलावा हमारे जितने भी बीमारियां हैं, जो कि कोविड का जो बीमारी इन्फेक्शन फेटिलिटी रेट है कि इतने लोग संक्रमित हुए और इतने मरते हैं, कोविड का इन्फेक्शन फेटिलिटी रेट 69 ईयर्स तक 0.03% से लेके 0.05% था।
इतने कम मात्रा में कोविड से हेल्दी लोग, यंग लोग मरते थे 69 ईयर्स तक, और बच्चों में 18 साल, 19 साल, 40 साल तक तो कुछ नहीं था हेल्दी। इसके कंपैरिजन में, इसके साथ अगर हम कंपेयर करें कोविड के साथ, तो हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ही रोज 400 लोग मर जाते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से डेली 400 मर रहे हैं। पुलिस वाला उसमें ट्रैफिक रूल नहीं भरता, ऐसे में कोविड के दौरान तो मास्क का फाइन ले रहा था। यहाँ आप कैसे भी जाओ, दाएं बाएं, कोई नहीं पूछता आपको। टाइफाइड से भी लोग काफी मरते हैं, जिसका कि इलाज के बाद भी 1 से 3% मोर्टेलिटी है। सोचो, कोविड में बिना इलाज से 0.03 0.05 है, ये इलाज के बाद 0.1 1 to 3% है टाइफाइड से। और 10 से 30% अगर इलाज नहीं मिला तो। और हमको, आपको तो मालूम है हमारे देश में कोने कोने में इलाज सब जगह नहीं है ठीक से। डेंगू, एशिया में 70% डेंगू हमारे इंडिया में होता है। और डेंगू का आप डेटा देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइड में जून के बाद अपडेट नहीं किया है। आज अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीना पुराना डेटा है, जबकि डेंगू का अभी चल रहा है महामारी हमारे देश में। अस्पताल बेड्स नहीं मिल रहे थे पूना बेंगलोर में डेंगू। और डेंगू के भी डेथ्स होते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट अगर नहीं हुआ, हेमरेज हो गया, हेमरेजिक फीवर हो गया यंग एज में, पर्टिकुलरली यंग बच्चों में, तो इसमें डेथ्स होते हैं। कोई गिन नहीं रहा है, अगर गिनेंगे तो पता चलेगा कोविड से ज्यादा लोग मर रहे हैं डेंगू से। जापानीज एंसेफेलाइटिस होता है गोरखपुर यूपी में, जिसका कि 10 से 60% डेथ रेट है। स्क्रब टाइफस है, फिर 3% तक मोर्टेलिटी है। और 30% अगर डायग्नोस मिस हो जाए टाइफस का, तो वो भी हमारे यहाँ होते रहते हैं। कोई नहीं हिसाब लगा रहा है। लेप्टोस्पाइरोसिस हर मानसून के बाद होता है। चूहों से, पेशाब से बैक्टीरिया बॉडी में जाता है, स्किन कट हो, जूता नहीं पहना हो, तो उसमें भी डेथ रेट काफ़ी हो जाता है, 15% डायग्नोसिस मिस हो जाए तो। और सबसे अभी ऐसा एक आंकड़ा है जो कि आपको शायद हिला देगा, जो कि रेबीज मालूम है आपको? पागल कुत्ता काटे या पागल जानवर काटता है, रेबीज का 100% मोर्टेलिटी है। कुत्ता अगर इन्फेक्टेड हो, 100% मोर्टेलिटी है। जिसको अभी डर रहे हैं ना, निपा वायरस से डर रहे हैं, वो बैट से 1 2 केस हो गया, निपा वायरस। बर्ड फ्लू से डर रहे हैं, आसमान में पक्षी उड़ रहा है और वो फ्लू हो जाएगा। हमारे कुत्ते रास्तों में घूम रहे हैं, स्ट्रे डॉग बड़े पड़े हैं। और कितने डेथ एस्टीमेट है, डब्ल्यूएचओ का खुद का फिगर है, हर साल 18,000 से 20,000 इंडियंस रेबीज से मर जाते हैं। और रेबीज का डेथ 100% मोर्टेलिटी है, एक बार रेबीज हो गया तो। और बहुत ही भयानक मौत होता है, बहुत ही पेनफुल मौत होता है, एंड तक उसको होश रहता है और बहुत पेन में रहता है वो। आपको एक, तो 18,000 से 20,000 लोग रेबीज के मर रहे हैं इंडिया में, और उसके कोई आंकड़ा नहीं ले रहा है। ये एस्टिमेट किया डब्ल्यूएचओ ने 18,000, क्योंकि कहीं रिपोर्ट नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो ये सबसे बड़ा खतरा रेबीज है। अब आप डर रहे हैं कौन से निपा वायरस से या डिजीज एक्स आएगा, जब रेबीज से तो 18,000 से 20,000 लोग मर रहे हैं। तो अगर मंकी पॉक्स से हम इतना पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने, एक भी डेथ नहीं होता अफ्रीका के बाहर। और कॉन्गो में जो डेथ हो रहा है अफ्रीका में, बेचारे वहां भी बच्चे भूखे हैं। वो चूहों में होता है वो मंकी पॉक्स का वायरस, वो उसको काटते हैं जंगल में, उससे उनको इन्फेक्ट हो जाता है। उसका अगर हालत बढ़ाओ, इम्प्रूव करोगे अफ्रीका का, कॉन्गो का, तो वहां भी मंकी पॉक्स होना बंद हो जाएगा। और बाहर है, इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, समलैंगिक से, होमोसेक्सुअल से इससे स्प्रेड होता है वो, बिहेवियर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है बाहर। और उससे को आप पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। और यहाँ रेबीज को 18,000 20,000 लोग मर रहे हैं रेबीज से हर साल इंडिया में। सो व्हाट द फ्यूचर, तो हमको आगे का क्या करना चाहिए? आगे का हमको पेंडेमिक के लिए क्या बैठे रहना चाहिए? पेंडेमिक आएगा उसको टैकल करेंगे। अंदर हमारे इतने डेथ्स हो रहे हैं, टीबी से 1400 मर रहे हैं, 4,000 बच्चे मर रहे हैं, रेबीज से 18,000 डेथ हो रहे हैं हर साल। उसको अंदर नजरअंदाज करके हम आगे देगा, टीबी की दवाई भी नहीं है, ये भी बताया मैंने आपको। ये सब छोड़ के हम क्या करेंगे, आगे का देखेंगे कि अभी आएगा, एक केस आ गया, हाँ इसको अभी, तो इसमें कितना खर्चा हो रहा है।
पहले से वैक्सीन बना लिया एक दो केस के लिए, यहाँ इतने लोग मर रहे। टीबी का भी वैक्सीन है, 100 साल से क्या हुआ, कुछ नहीं होता असर। तो अभी फिर से टीबी का वैक्सीन को, जो वैक्सीन फेल हो गया उसके ऊपर फिर से ट्रायल करने वाले हैं। अभी जो फेल हो गया क्या है उसके पीछे कर रहे हैं, दवाई तो आप दे नहीं रहे, मरीज आपके सामने बैठा है, वैक्सीन वैक्सीन कर रहे हैं जो कि काम नहीं किया कभी। क्योंकि क्या होता है ना, वैक्सीन आप 100% लोगों को दे दे, बीमार तो 5-10% ही होंगे, तो वैक्सीन में ज्यादा प्रॉफिट है। वैक्सीन आप दो, मैं नहीं बोल रहा कि वैक्सीन पर हर चीज का तो वैक्सीन करोगे तो ऐसे 100 वायरस है डिस्कवर हो जाएंगे देखते देखते 100, तो 100 वैक्सीन लोगे तो रोज एक वैक्सीन लेना पड़ेगा, वो भी तो सोचना है ना। उन्हीं चीज का वैक्सीन लो जो सबसे अच्छा काम कर रहा है। वैक्सीन जो काम नहीं कर रहा उसको भी रो धो के आप ठोके जा रहे हो। अभी कोविड वेस्टर्न कंट्रीज में 6-6 बूस्टर चल रहा है कोविड का, और वहीं सबसे ज्यादा कोविड फैल रहा है जहाँ वैक्सीन लग रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है ना, इसका ठीक से शोध करो, और जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको पहले ये करो। हम्म। तो वी शुड फोकस, तो हमको आगे का क्या रास्ता होना चाहिए, हमको अपना एजेंडा बनाना चाहिए, रिसर्च एजेंडा हमारी बीमारियों को लेके ये करना चाहिए। हमारा जो बीमारियां हो उसका मॉनिटरिंग सर्विलेंस करना चाहिए, उसके आंकड़े होने चाहिए, जो कि कोविड में आप जैसे करते थे, तो हमारे हर बीमारी के लिए आंकड़े डेली पुटअप करो या हफ्ते में पुटअप करो। अभी 4 महीने से तो डेंगू जो महामारियां चल रही है बेंगलोर पूना में, उसका डेटा नहीं है आपके पास 4 महीने का। तो कोविड जैसे उसमें भी ध्यान दीजिए आप। हमारे बीमारियां ज्यादा ये है कि अंग्रेज आके हमारे ध्यान देके चले गए जब वो यहाँ राज कर रहे थे। अब हम 70 साल के 77 ईयर से राज कर रहे हैं, अपना बीमारियां छोड़ के उधर का बीमारियों के बारे में सोच रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं तब हम सोच रहे हैं। अंग्रेज जब थोड़े दिन के लिए यहाँ थे, जो भी जितने दिन के सालों के लिए थे, तो यहाँ पे उन्होंने ये किया, कंट्रोल किया बीमारियों को। अभी हमको दे गए हैं अपना देश, अभी हमने वापस ले लिया उनसे। तो अभी उतना ही इंटरेस्ट लेना चाहिए अपने देश में जितना अंग्रेज दूसरे के देश में ले रहे थे, क्योंकि वहां पे उनको राज करना था। तो अभी हम किसका राज कर रहे हैं, अभी भी हम अंग्रेजों का सुन रहे हैं। तो वी शुड, हम अपना रिसर्च करना चाहिए, हमारा कॉस्ट बेनिफिट के इकोनॉमिक एनालिसिस करना चाहिए कि ये कोई चीज से अगर कोई नया मेजर आंख बंद करके पेंडेमिक टाइप लगा के हमको पहले देखना चाहिए कि ये जरूरी है कि नहीं ये बीमारी। इसके अलावा डॉक्टर्स हमारे देश में जो काम कर रहे हैं, हमको पूरा फायदा लेना चाहिए कि हमारे पास इतना रिसर्च एरियाज है, हमारे रिसर्च इतने काम कर सकते हैं, इतना बीमारियां दूसरे कोई वर्ल्ड में कोई इतने देश में नहीं है। तो हमारे को रिसर्च एरिया इधर मिलेगा। और जो मैनसन जो अंग्रेज था, उसने क्या कहा, क्योंकि वो अंग्रेज भी कुछ अच्छे बात बोल गए हैं, ऐसी बात नहीं है। उसने कहा कि जो ट्रॉपिकल, जो इस ऐसे देश में जो डॉक्टर काम करते हैं इंडिया में या ट्रॉपिकल कंट्री में, उनके पास बहुत अवसर है अच्छा रिसर्च करने का, जो कि अमेरिकन और यूरोपियन डॉक्टर के पास नहीं है, क्योंकि वहाँ बीमारी भी नहीं है, क्या रिसर्च करेंगे। और इसीलिए तो पैनिक कर जाते हैं थोड़ा कुछ संक्रामक हुआ तो। और हमको अमेरिकन और यूरोपियन रिसर्च का कोई स्कोप ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतनी बीमारियां खत्म हो गई वहाँ, लिविंग स्टैंडर्ड से कम हो गई है काफ़ी का। तो हमारे देश में अभी बहुत काम बाकी है, तो हमको अपना देश का एजेंडा बनाना चाहिए। सो ये जो शब्द है, हमको इंस्पिरेशन होना चाहिए, हमारे डॉक्टर के लिए होना चाहिए। नहीं तो अगर हम इसको नहीं करके हम खाली ग्रांट लेंगे फॉरेन से, अब हम क्या करते हैं, अपना अपने गवर्नमेंट का फंड या अपना टैक्स पेयर का मनी बर्बाद ना करके उस पैसे से हमको अपना रिसर्च करना चाहिए। हमको फॉरेन ग्रांट्स, रिसर्च ग्रांट्स या रॉकफेलर दे रहा या गेट्स दे रहा, वो फंड लेंगे तो हम उनके गुलाम बने रहेंगे। क्योंकि वो अपना एजेंडा देंगे, इसी चीज में आप वैक्सीन में रिसर्च करोगे या हमारे जो डिजीज है क्या उस कोविड के स्ट्रेन में रिसर्च करोगे, अलग अलग स्ट्रेन रोज निकल रहे कोविड के, करते जाओ रिसर्च, उसमें कितना पैसा जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। छोटा हल्का सर्दी खांसी जैसा चल रहा है अभी ओमिक्रॉन के बाद। तो वो अभी एक प्रकार का मेडिकल इंपीरियलिज्म हो जाएगा। मेडिकल इंपीरियलिज्म, हम अभी भी उनके गुलाम रहेंगे मेंटली। और मेडिकल उन लोग जो जो मेडिसिन कब्जा कर लिया वो दुनिया कब्जा कर लिया। तो वो अभी उनके इसमें, अगर फिर पैंडेमिक टीटी का भी चल रहा है, अगर वो पैंडेमिक टीटी आ गया तो पूरा कब्जा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे हेल्थ पॉलिसी मेकर्स अगर ये नहीं देंगे तो हम हमेशा ये मेडिकल इम्पीरियलिज्म, हम मेडिकल गुलाम बन के रह जाएंगे और नुकसान बहुत होगा। और
अभी देखा अपने इंपीरियम की बात हो रही, तो इंपीरियल कॉलेज का मॉडल बनाया था कोविड में। नाम भी है इंपीरियल कॉलेज लंदन, अभी भी हम लंदन की तरफ देख रहे हैं। वो इंपीरियल कॉलेज ने ऐसा मॉडल बनाया था, नील फर्गुसन नाम था उसका। अभी भी वो टॉप इकोनॉमिस्ट कहलाता है, इतना गलत ही काम करके भी हमेशा उसके हर मॉडल फेल हो गए। नील फर्गुसन ये मॉडल बताया था कि पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा कोविड से, उससे पूरा लॉकडाउन हो गया। अभी उधर हम देख रहे हैं, इधर हमारे लोग ऐसे ही मर रहे हैं टीबी से, और चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन से 4,000, और रेबीज से 18,000 20,000 लोग हर साल मर रहे हैं। तो अभी हम इंपीरियल कॉलेज की तरफ देखेंगे, लंदन की तरफ देखेंगे, तो हम हमेशा गुलामी रहेंगे उनके। और हमारे पास इतना तजुर्बा है, इतना फर्स्ट हैंड नॉलेज है, इतना एक्सपर्टीज है तो संक्रामक रोगों में, कम्युनिकेबल है, कि हमको वेस्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए, वेस्टर्न डॉक्टर्स को हमारी तरफ देखना चाहिए। वी शुड बिकम मेडिकल थॉट लीडर्स। तभी हम नहीं तो हम उन्हीं के बाजे पे नाचते रहेंगे, उन्हीं के ट्यून में नाचते रहेंगे जो कि नाच रहे हैं। तो जय हिंद। हमको यही कहना था कि भारत को अपना विश्व गुरु होने के लिए हेल्थ का पहले ध्यान देना चाहिए, अपने बीमारियों पे ध्यान देना चाहिए, और इसमें शोध करना चाहिए। धन्यवाद।